नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हों, या फिर आप देखेंगे कि खबर ख्याल हो, उन प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और ये हदीस मुबारक रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर हर रोज़ शाये की जाती है, ताकि आवाम को सहूलत हो और आवाम को रहनुमाई हासिल हो और आवाम नेकी की तरफ आए। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि आज रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर जो हदीस मुबारक शाई हुई है वो कुछ इस तरह है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बंदे का ईमान उस वक्त तक दुरुस्त नहीं होता जब तक उसका दिल दुरुस्त ना हो, और दिल उस वक्त तक दुरुस्त नहीं होता जब तक कि उसकी ज़बान दुरुस्त ना हो जाए। और कोई भी शख्स उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि उसका पड़ोसी उसकी अज़ियत से महफूज ना हो जाए। तो आपने देखा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान की हिफाजत पर ज़ोर दिया है, ज़बान की हिफाजत का हुक्म दिया है, और ख़ास तौर पर पड़ोसियों को अज़ियत देने से बाज रहने का भी हुक्म दिया है, हिदायत दी है। तो बहरहाल आज हिंदुस्तान में जो मसाइल हैं वो पड़ोसियों की वजह से हैं। तो ऐसे में हमें अपने पड़ोसियों के साथ बहुत ही अच्छा रहना चाहिए, यानी अच्छा सलूक करना चाहिए, हुस्न सलूक करना चाहिए, तब कहीं जाकर मोहब्बत पैदा होगी आपस में। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में आपको बताते हैं कि सारी दुनिया में बेचैनी फैली हुई है ईरान जंग को लेकर। और आपने देखा कि किस तरह इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर ज़बरदस्ती जंग मुसल्लत की है, और उसके बाद आप देखेंगे कि हालात किस कदर ख़राब हो गए हैं। तकरीबन 34 दिन हो रहे आ रहे हैं और दुनिया तबाही और बर्बादी की तरफ रवाना है, और इसके लिए ज़िम्मेदार है गज़ा का खसाई नेतन्याहू और उस खसाई का दोस्त डोनाल्ड ट्रंप। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसराइल ने किस तरह दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए 7 अक्टूबर 2023 से लेकर 77,000 से ज़ायद और फिर 4 लाख से ज़ायद ज़ख्मी किए, जिसमें 50% मुस्तकिल तौर पर माजूर हो गए हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि इस तबाही और बर्बादी में और फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में, उनकी नस्ली तطہیر में इसराइल के साथ साथ अमेरिका का अहम किरदार रहा, जिसने इसराइल की हर तरह से मदद की है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसके बावजूद अमेरिका दूसरों को दहशतगर्द कहता है, इंतहा पसंद कहता है। तो क्या ये दहशतगर्दी नहीं है इसराइल की, अमेरिका की? ये सोच सकते हैं। और आज बिरादरी को ये चाहिए कि अमेरिका को यानी किनारे पर ला दे, किनारे, और उसे ये बता दे कि तू कुछ भी नहीं है। अगर आलमी अमन को अगर किसी ने नुकसान पहुंच रहा है तो वो अमेरिका से पहुंच रहा है। अमेरिकी अवाम के बारे में तो आपको बता दूं कि अमेरिकी अवाम बहुत ही दियानतदार होते हैं, उनमें उनका कोई कसूर भी नहीं है। लेकिन जो इंतज़ामिया आता है, ये कहा जा रहा है कि वो पूरी तरह यहूदी लाबी के पकड़ में होता है, ये इसराइल के पकड़ में होता है, इसराइल की गिरफ्त में होता है, और इसराइल अमेरिकी सदूर को ब्लैकमेल करते हुए उनके से जो चाहे वो करवा लेते हैं। ख़ासतौर पर आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को जिस अंदाज में ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ब्लैकमेल कर रहा है, और उसने ज़बरदस्ती इस जंग में अमेरिका को झोंका है। ख़ुद अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने फ़ोन करते हुए इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को डांटा, फटकार लगाई और कहा कि सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे गलत अंदाज़ों की वजह से आज अमेरिका इस तबाही और बर्बादी के दहाने पर आकर खड़ा हो गया है। आप अंदाज़ा कीजिए कि अमेरिका पर तकरीबन 38 से 39 खरब डॉलर यानी ट्रिलियन डॉलर का कर्ज़ है। उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप जिस अंदाज़ में बेवकूफ़ाना और गैर दानिशमंदाना फ़ैसले करते जा रहे हैं, उस बेवकूफ़ी का ख़मियाज़ा अमेरिकी अवाम को भुगतना पड़ा है, अमेरिकी यानी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भुगतना पड़ा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की बात पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक ब्रेकिंग न्यूज़ का सवाल है, आपको बता दें कि सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफ़ी और या गैर दानिशमंदाना फ़ैसलों का सिलसिला जारी है। और आपको ये बता दें कि ईरान ने दावा किया है, और ईरान के ख़ास तौर पर पासदारान इनक़लाब ने दावा किया है कि मुत्तहदा अरब इमारात में एक ऐसे मुकाम पर ईरान ने हमला कर दिया जहाँ पर अमेरिकी फ़ौजियों की खुफिया मीटिंग जारी थी। ऐसे में उस हमले में कम से कम 37 अमेरिकी मौत के घाट उतार दिए गए हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ईरान ने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया था कि अगर अमेरिका होशियारी करेगा, अमेरिका मक्कारी करेगा, अमेरिका अय्यारी करेगा, तो फिर उसे ऐसा सबक सिखाया जाएगा फिर कि वो हमेशा याद रखेगा, वियतनाम की तारीख भूल जाएगा फिर। और आपको बता दूँ
दूं कि जहां जहां अमेरिका ने जुल्म और ज़्यादती की है वहां की तारीख भूल जाएगा और इस मरतबा अमेरिकी फ़ौजियों के जो ताबूत हैं उनकी लाशों से लदे ताबूत अमेरिका रवाना किए जाएंगे। तो बहरहाल सिलसिला शुरू हो चुका है अमेरिकी फ़ौजियों की लाशों का यानी अमेरिका रवानगी का और 37 अमेरिकी सिपाहियों को मौत के घाट उतारने का ईरान ने दावा किया है। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और ये भी कहा जा रहा है कि कम से कम 1000 के करीब अमेरिकी सिपाही यानी 600 से लेकर 1000 के करीब अमेरिकी सिपाही मौत के घाट उतार दिए गए हैं। लेकिन ये दिन दावों की सच्चाई की तस्दीक करनी बाकी है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक अमेरिकी सदर का सवाल है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले यानी 24 घंटे पहले ये कहा था कि 3 या 4 हफ्तों में ये जंग ख़त्म कर दी जाएगी। लेकिन अब उनका एक बयान आया कि ये हम ईरान से जल्द निकलने वाले नहीं हैं, इस जंग से जल्द निकलने वाले नहीं हैं और तमाम मकासद की तकमील तक हम इस जंग को ख़त्म नहीं करेंगे या जंग बंद नहीं करेंगे और हम ईरान को तबाह बर्बाद करके रख देंगे। और हमने ईरान के जो पर हमले के जो मकासद थे वो हासिल कर लिए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, यूरोपीय जो ममालिक ये पूछ रहे हैं कि अगर आपने अपने मकासद हासिल कर लिए तो फिर जंग बंदी क्यों नहीं करते, वहाँ से क्यों नहीं निकल जाते। ये सवाल अब खुद अमेरिका के इत्तेहादी पूछ रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक अमेरिकी सदर का सवाल है, उन्होंने ये कहा था कि 3 या 4 हफ्तों में अमेरिका इस जंग से निकल जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की किसी बात पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, वो नाकाबिल एतबार है और वो न सिर्फ अमेरिकी अवाम को धोखा दे रहे हैं, सारी दुनिया को भी धोखा दे रहे हैं। अब अमेरिकी अवाम का ये फैसला है कि एक ऐसे शख्स को जिसके बारे में कई लोगों ने अनफिट करार दिया है सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने के लिए, उसके बारे में जल्द से जल्द फैसला कर ले, वरना अमेरिका के दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ साथ अमेरिका को भी ये शख्स तबाह बर्बाद करके रख देगा। वैसे भी आपको बता दूं कि अमेरिका की 50 जो रियासतें हैं वो उसमें डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बहुत ज़्यादा नाराज़गी पाई जाती है और वहाँ पर जो बेचैनी पाई जाती है उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई रियासतों में आवाम सड़कों पर निकल आई है और डोनाल्ड ट्रंप पर शदीद बरहमी का इजहार कर रही है। हद तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत गिर कर सिर्फ 36% हो गई है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि आने वाले हालात डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या हो सकते हैं। क्या इसराइल और यहूदी लाबी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को बचा सकती है, ये एक अहम सवाल है। क्या फिर किसी और सदर को इस तरह लाया जा सकता है यानी पागलपन का मुजाहरा करने के लिए, ये भी एक अहम सवाल है। तो बहरहाल नाज़रीन अब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मकासद की तकमील तक जंग जारी रहेगी। पहले वो ये कहते थे कि मकासद की तकमील हो गई है, अब ये कह रहे हैं कि मकासद की तकमील तक जंग जारी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं कि हमने ईरान की फ़िज़ाइया को, ईरान की बहरिया को और ईरान की क़यादत को ख़त्म कर दिया है। लेकिन फिर अगर ये सब चीज़ें हो गई है, आपके जंगी मकासद पूरे हो गए हैं, तो फिर आप जंग बंदी क्यों नहीं कर रहे हैं। फिल वक्त डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए हैं। जब तक इसराइल उनकी गिरफ्त में वो रहेंगे वो जंग जारी रखेंगे और इसराइल के हुक्म पर वो जंग बंद करेंगे। तो यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि अमेरिका आज किस कदर इसराइल के सामने बेबस वो मजबूर हो गया है, ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप की वजह से आज अमेरिका की इज़्ज़त बाकी नहीं रही सारी दुनिया में। अमेरिका बेइज्जत हो गया, उसकी इज़्ज़त नीलाम हो गई है। और आपको बता दूं कि सुपर पावर का जो दबदबा अमेरिका बनाए रखता था, अब उसे हर कोई ईजी ले रहा है। ख़ास तौर पर अमेरिकी सदर की बातों को तो सारी दुनिया ईजी ले रही है, उस पर हंस रही है, उनका मजाका उड़ा रही है। और मैं समझता हूँ कि अमेरिका में इस कदर बदतरीन दौर कभी नहीं आया होगा जो डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियार में आया है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूँ कि तेल की कीमतों में यानी ईरान और इसराइल व अमेरिका की जंग के नतीजे में तेल की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है। आपने देखा कि किस तरह $120 फ़ी बैरल पेट्रोल की कीमत पहुंच गई थी। लेकिन अब आपको बता दूं कि बरतानिया और अमेरिका के खाम तेल की कीमत $105 फ़ी बैरल तक पहुंच गई है। जबकि आप देखेंगे कि कुदरती गैस की किल्लत के नतीजे में खुद हमारे शहर हैदराबाद में आप पेट्रोल बंक्स पर आप देखेंगे और LNG जो यानी स्टेशन है, गैस स्टेशन है, वहाँ पर आप देखेंगे कि ऑटोज़ की किस कदर तवील कतारें लगी हुई हैं। तो ये बहुत ही भयानक यानी रुझान है। वैसे भी जहाँ तक पेट्रोल का सवाल है, पेट्रोल के तो आम नॉर्मल हो गए हालात, यानी पेट्रोल पंप पर कोई कतारें दिखाई नहीं दे रही है। खुद आपने देखा कि हुकूमत की जानिब से और हमारे कमिश्नर पुलिस हैदराबाद मिस्टर वी सज्जनार की जानिब से बार बार ये आवाम को इससे ये कहा गया था कि वो आवाम पर तवज्जो ना दें। पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है, डीजल की कोई किल्लत नहीं है। हाँ, अब ऐसा लगता है गैस की किल्लत तो ज़रूर है। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ही ख़तरनाक होती हैं।
वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक अमरीकी सदर के बारे में हमने आपको बताया कि उनकी बात पर भरोसा नहीं किया जाता, अब वो कहते हैं कि हम बहुत जल्द इस जंग से नहीं निकलेंगे बल्कि मकासद की तकमील के बाद ही इस जंग से बाहर निकल आएंगे। वैसे भी नाज़रीन अब आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप का जहां तक सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप के खुद या अमेरिका के जो हलीफ ममालिक हैं वो भी इस शख्स से तंग आ चुके हैं, आजिज़ आ चुके हैं। और आपने देखा कि वो कह रहा है कि हरमुज़ बंद रहे या खुला रहे, मुझे कुछ नहीं है और मैं वहाँ जंग से निकल जाऊँगा, ये कह रहा था। अब ये कहता है कि मैं अभी जंग से नहीं निकलूँगा। तो ये अजीब गरीब ज़हनी मरीज़ के हालात जो होते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ लगे हुए हैं, ऐसा लगता है। वैसे भी नाज़रीन जहाँ तक ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सवाल है, उनका एक बयान मंज़र-ए-आम पर आया है जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम अमरीकी अवाम के दुश्मन नहीं हैं, अमरीकी अवाम तो बहुत अच्छी है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंतहाई बदतरीन शख्स है और आलमी अमन के साथ साथ वो अमेरिका को भी तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। उन्होंने ये बात कही है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हमने आपको पहले भी बताया कि अमेरिका एक तीर से दो शिकार कर रहा है और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि ईरान के बहाने अमेरिका मशरिक़ वस्ता की मईशत को तबाह व बर्बाद कर रहा है। एक रिपोर्ट मंज़र-ए-आम पर आई कुछ घंटे कबल, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि खलीजी ममालिक को कम अज़ कम 300 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है इस जंग के नतीजे में। आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि अमेरिका और इसराइल को 150 अरब डॉलर का खर्च यानी नुकसान हो चुका है इन 34 दिनों में। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह दुनिया तबाही और बर्बादी की तरफ जा रही है। ख़ास तौर पर आपको बता दूं कि हिंदुस्तान हो या फिर जनूबी कोरिया हो, ये तरक्की पज़ीर ममालिक है और इन तरक्की पज़ीर ममालिक में वाज़ेह तौर पर आपको बता दूं कि लोग भी बिजली की बचत करने लगे हैं, पेट्रोल और डीजल की बचत करने लगे हैं, गैस की बचत करने लगे हैं। सॉरी। तो बहरहाल जनूबी कोरिया से खबर आ रही थी, हमने आपको सुनाई है। वो खबर वो ये है कि वहाँ आवाम को हिदायत दी गई है कि वो नहाना कम कर दें, यानी गुस्ल ना करें, क्योंकि करें भी तो बहुत कम करें, इसलिए कि पानी की बचत हमें करनी है। और ख़ास तौर पर ये कहा गया है कि जो तवानाई है उसे हमें बचाना है, यानी बिजली का कम से कम यानी इस्तेमाल करने की कोशिश करें। और जो इंजन्स वगैरह है वो ज़्यादा देर तक यानी स्टार्ट ना करके रखें और इसी तरह चार्जिंग वगैरह भी बहुत कम करें। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आने वाले दिन किस कदर ख़तरनाक होंगे और इसके लिए नेतन्याहू जो गज़ा का खसाई है वो और ये उसका दोस्त जो है यानी डोनाल्ड ट्रंप, दोनों ज़िम्मेदार हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है कि नेतन्याहू यानी आप देखेंगे कि एप्स्टीन फाइल्स जो है उसकी बुनियाद पर डोनाल्ड ट्रंप को ब्लैकमेल कर रहे हैं और वो ब्लैकमेलिंग की वजह से डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। वैसे आप अंदाज़ा कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप को डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके पास कोई आप देखेंगे कि शर्म व हया की अगर बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के पास तो ये चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि आलमी सतह पर यह कहा जा रहा है कि ये चीज़ें नज़र नहीं आती। कभी वो नाचने लगते हैं, अरे भाई आप कोई मामूली मुल्क के सदर नहीं है, सुपर पावर अमेरिका के सदर हैं। आप अगर नाचने लगे, आप गाने लगे, आप चीखने लगें, चिल्लाने लगें और औरतों की जानिब बड़ी एक अजीब गरीब अंदाज में बढ़ते रहे हैं और ख़ुद आप देखेंगे कि अपनी सेक्रेटरी, प्रेस सेक्रेटरी है, उसके होठों की, उसके आँखों की, उसके पेशानी की, उसके गालों की, उसके नालों की, अरे क्या है मेरे भाई, ये तारीफ़ करने लगें। तो ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत गलत बात है। इस तरह के शख्स को मैं समझता हूँ कि पूरा उसका ज़हनी मायना करवाना चाहिए, नफ्सियाती पूरे मायने करवाने चाहिए, तब कहीं जाकर अमरीकी, ख़ास तौर पर अमेरिका के जो सदूर होते हैं उनका इस तरह के मायनेजात करवाना बहुत ज़रूरी है। और आप देखेंगे कि ज़ईफ़ुल उमर हो गए हैं, ये बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े खसूट हो गए हैं। आप बाइडन को देखें, वो भी एक बूढ़ा खसूट था। आप डोनाल्ड ट्रंप को देखें, वो भी बूढ़ा खसूट हो गया है। ऐसे में ये बहुत सोच समझ कर अमरीकी अवाम को फ़ैसला करना होगा। आज अमरीकी अवाम की अक्ल व दानिश पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये कैसे लोग हैं कि उन्होंने एक ऐसे सदर को चुन लिया है जो अजीब गरीब हरकतें करता है और उस ओहदे के लिए नाअहल है और उसके बावजूद भी उसे सदर बनाए रखे हैं, उसके बावजूद भी उसे कामयाबी से हमकिनार किया है। ये सोचने वाली बात है। हो सकता है, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी साजिश के तहत डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर बनाया गया है ताकि अमेरिका को तबाह बर्बाद कर दिया जाए, अमेरिका का वही हाल कर दिया जाए जिस तरह तालिबान ने स्वीट यूनियन का हाल किया था। आप अंदाज़ा कीजिए कि अमेरिका, स्वीट यूनियन की मौत तो तालिबान के हाथ हुई, लेकिन अमेरिका की मौत जो है, अमेरिका के दबदबे की मौत, अमेरिका के शान शौकत की और अमेरिका के सुप्रीमी
सुप्रीमेसी की मौत जो है वो हो सकता है कि ईरान के हाथ हो जाए, और उसके लिए पूरी तरह नेतन्याहू और इसराइल जिम्मेदार रहेंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। आपको बता दें कि मक्का मुकर्रमा में एक विजन 203 यानी विजन 2030 के तहत एयरपोर्ट की तामीर अमल में लाई जाने वाली है। इस सिलसिले में एक बयान, एक प्रोजेक्ट का जो इंकशाफ हुआ है। सालिह अल रशीद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं रॉयल कमीशन फॉर मक्का सिटी और हरमैन शरीफैन, तो उन्होंने ये बात बताई है। सऊदी गज़ट में इस सिलसिले में एक रिपोर्ट शाये हुई है। मक्का मुकर्रमा में आप देखेंगे कि एयरपोर्ट की शदीद ज़रूरत थी, और ऐसे में प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए ये एयरपोर्ट तामीर किया जा रहा है, और इससे हर साल करोड़ों की तादाद में आने वाले मुतमरीन यानी उम्रा के लिए आने वाले मुतमरीन और जो हज के लिए आते हैं आज़मीन, उनको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। उन्हें जिद्दा में उतरने की बजाय वो रास तौर पर मक्के में उतर सकेंगे। उससे वक्त की बचत भी होगी और आराम भी होगा, यानी थकान भी दूर हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी खबर है उन लोगों के लिए, मुतमरीन के लिए, आज़मीन हज के लिए। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि अब मक्का मुकर्रमा में आज यानी आज़मीन हज के इस्तक़बाल की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो मुतमरीन हैं वो 18 अप्रैल तक निकल जाएँ। तो बहरहाल इस सिलसिले में एक बात ज़रूर कही जा सकती है कि सऊदी हुकूमत गैर मामूली इंतज़ाम करती है आज़मीन हज के लिए। मैं समझता हूँ कि सऊदी हुकूमत नहीं करती, बल्कि अल्लाह ताला अपने मेहमानों यानी ज़ईफ़ुर रहमान जिन्हें कहा जाता है, उनके इस्तक़बाल के लिए तमाम तैयारियाँ करते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से ये पूरी चीज़ें होते हैं, और कोई हादसा पेश नहीं आता, कोई सानहा पेश नहीं आता। अगर सानहा पेश भी आता है तो वह इंसानी गलती के नतीजे में पेश आता है। नाज़रीन, एक और खबर की जानिब ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसकी तानीब आपको लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ इंडोनेशिया से है। इंडोनेशिया में बताया जाता है कि 7.4 शिद्दत का एक ज़लज़ले के झटका महसूस किया गया, जिसके बाद वहाँ पर खौफ व हिरास फैल गया है, और हुकाम ने सुनामी की वार्निंग जारी कर दी है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ज़लज़ले की शिद्दत जो रिक्टर यानी ज़लज़ले पैमा पर जो रिकॉर्ड की गई वो 7.4 शिद्दत का ज़लज़ला है, बहुत ही ख़तरनाक होता है। ऐसे में हुकूमत ने वहाँ पर सुनामी की वार्निंग जारी कर दी है। आपको अच्छी तरह याद होगा कि सुनामी में जब आती है तो तबाही व बर्बादी लाती है, और आप देखेंगे कि इमारतों के साथ साथ इंसानी जानों को भी लेकर जाती है। तो बहरहाल ये एक खबर रही है। और जब हम हैदराबाद की बात करते हैं तो हैदराबाद में आपको बता दूं कि हालिया अरसे के दौरान सिवाय रमज़ान मुबारक में भी हुआ है, यानी कत्ल की वारदातों का सिलसिला फिर शुरू हो चुका है। रमज़ान मुबारक में भी कत्ल की वारदातें हुई हैं, और आपस में और ख़ुद को अहले ईमान करने वाले, ख़ुद कलमा पढ़ने वाले एक दूसरे को कत्ल करने लगे हैं। हम आपको लिए चलते हैं शास्त्री पुरम, अवेसी हिल्स अवेसी हिल्स शास्त्रीपुरम में बताया जाता है कि कल एक 23 साला नौजवान जिसका नाम मोहम्मद फ़ाहिद ख़ान बताया गया है, उस पर 5 नौजवानों ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो गया है। उसे उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जहां वो मौत व ज़िस्त की कशमकश में मुब्तला है। फ़ाहिद ख़ान के वालिदैन ने 5 हमलावरों में से 2 की निशानदही की है, जिनका नाम शाहनवाज़ और शहबाज बताए जाते हैं, और पुलिस के मुताबिक ये पुरानी मुखासिमत का नतीजा है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि अगर इंसान जाहिल हो तो उसे समझाया जा सकता है, लेकिन कातिल हो या फिर आपे से बाहर हो जाए या गुस्से वो बरहमी के आलम में वो कुछ और शदीद यानी संगीन कदम उठाने लगे, तो फिर उसे समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे भी जहाँ तक जहालत का सवाल है, जहालत ही गुस्से की वजह होती है, और गुस्से के नतीजे में इंसान वो गलती कर बैठता है, जिसके नतीजे में उसे बरसों जेलों में गुजारना पड़ता है। मिसाल के तौर पर आपको बता दूं कि कुछ अरसे कबल हमने कुछ कैदियों का इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू में उन कैदियों ने बताया था कि सिर्फ 5 मिनट का गुस्से ने 5 या 15 मिनट के गुस्से ने हमें आज इस हालत पर पहुंचा दिया है, ज़िंदगी की तमाम खुशियां छीन ली है और क़ैद बंद की सज़ाएं भुगत रहे हैं। उन्होंने ये बात कही थी। तो ज़रा सा सब्र अगर इंसान कर ले और इंसान ये समझ ले कि दूसरे जो इंसानों की भी जानें कीमती होती हैं, तो फिर समझिए कि वो इंसान इस तरह की हरकतें नहीं करेगा जिस तरह की हरकत अवेसी हिल्स शास्त्रीपुरम में 5 नौजवानों ने की है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि हालिया अरसे के दौरान यानी कल भी आपने देखा कि शास्त्रीपुरम खबरों में रहा है, क्योंकि वहाँ पर कम से कम 100 करोड़ की जायदाद पर जो नाजायज़ कब्जे कर लिए गए थे, उन कब्ज़ों को हाइड्रा ने बर्खास्त कर दिया था। आप ये भी जानते हैं कि बम रुकनुद्दौला जो झील थी उसे भी यानी सियासी
गठजोड़ के ज़रिए और सियासतदानों और लैंड ग्रैबर्स की गठजोड़ के नतीजे में उसको भी कब्ज़ा कर लिया गया था, लेकिन हैड्रा ने उसको भी हासिल करते हुए वहाँ ज़बरदस्त पार्क बना दिया है। लोग बहुत ज़्यादा यानी खुशी महसूस कर रहे हैं। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक शास्त्रीपुरम में कल के वाक़े का सवाल है, आपको बता दूँ कि कम अज़ कम 5 ज़ेर तामीर यानी G+3 इमारतों को मुनहदिम कर दिया गया। और आपको ये बता दें कि प्ले ग्राउंड के लिए 6500 मुरबा गज ज़मीन मुख्तस की गई थी, उस पर भी कब्ज़ा किया गया था। हैड्रा ने उस कब्ज़े को भी बर्खास्त करवाया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में जबकि पॉलिटिशियंस और जो लैंड ग्रैबर्स होते हैं उनका नेक्सस हो, तो ऐसे में कोई कार्रवाई करना बहुत बड़ी बात है, जो ये शीर लाने से कम नहीं है। तो ये बहुत अहम है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक दूसरी खबरों का सवाल है, आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया है कि LPG गैस की किल्लत हैदराबाद में बहुत ज़्यादा हो गई है और ऑटोज़ की तवील कतारें देखी जा रही है। यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है कि 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, 8 घंटे तक भी ऑटो ड्राइवर्स को अपने ऑटो में गैस भरवाने के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें जो होती है बहुत ही ख़तरनाक होती हैं। वैसे भी जहाँ तक आप देखेंगे कि मैंने अभी आपको बताया है कि अरकान असम्बली के बारे में ये कहा जा रहा है, सियासतदानों के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो लैंड ग्रैबर्स के साथ गठजोड़ के ज़रिए सरकारी ज़मीनों पर भी कब्ज़ा कर रहे हैं। तो एक ख़बर ये भी आ रही है कि यानी डी नागेंद्र के बारे में ये खबर आ रही है कि उन पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि उन्होंने अराज़ी तनाज़े को हल करने के लिए भारी रकम का मुतालबा किया है। और इस सिलसिले में एक ऑडियो जो है वो यानी वायरल हुआ है और जिसमें कम से कम 25 लाख रुपए की वसूली का इतराफ़ भी किया गया है। तो बहरहाल नाज़रीन, इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, ख़ास तौर पर अगर सियासतदान इस तरह की हरकतों में मुलविस हो जाएँ, पुलिस इस तरह की हरकतों में मुलविस हो जाएँ, क्योंकि आपको बता दूं कि पिछले कमिश्नर पुलिस के दौरान ये देखा गया था कि कई पुलिस स्टेशनों में अराज़ी मामलात की यकसुई हुई। ऐसे मौके पर कमिश्नर पुलिस ने, DGP ने वाज़ेह तौर पर ये इंतबाह दिया था ऐसे पुलिस अदारों को जो अराज़ी मामलात में मुलविस होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। और हमने आपको ये बता दिया है कि किस तरह के हालात आलमी सतह पर रोनुमा हो रहे हैं। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक रियासत तेलंगाना का सवाल है, आप देखेंगे कि रियासत तेलंगाना में सिवाय आपने BJP के मुस्तहकम होने के और कुछ नहीं है। और आज आपको बता दूं कि ख़ास तौर पर हैदराबाद में आपने देखा कि कुछ दिन पहले रामनवमी मनाई गई थी। अब हनुमान जयंती का जुलूस निकाला जा रहा है। इस सिलसिले में पुलिस ने 3000 से ज़ायद पुलिस अहदेदारों को, यानी पुलिस कमिश्नर ने 3000 से ज़ायद अहदेदारों को तैनात भी कर दिया है और ताकि अमन व अमान को नुकसान ना पहुंच सके। लेकिन कमिश्नर पुलिस को सबसे पहले इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि रामनवमी में जिस तरह एक मलून ने और उसके साथियों ने इश्तियाल अंगेज़ी की और माहौल को, शहर के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, उनके खिलाफ सख्त से सख्त यानी दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएँ। लेकिन अफसोस की बात है कि हैदराबाद सिटी पुलिस उस मलून के ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमा दर्ज करती है बिल्कुल कमज़ोर सतह के होते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर कोई शख्स, चाहे वो MLA हो या MP हो, लात मार कर मैं समझता हूँ कि उसे जेल में ढकेल देना चाहिए। और अगर वो नक्श अमन की कार्रवाई करता है या नक्श अमन के लिए इश्तियाल अंगेज़ी करता है। आपने देखा कि रामनवमी में किस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी हुई है और पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। और पुलिस से कहा कि हमने सब्र व तहम्मुल से काम लिया ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। अगर अब देखिए, रामनवमी तो हो गई है और अब हनुमान जयंती का जुलूस आज निकाला जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि उस जुलूस में, या मेन जो जुलूस होता है उसमें मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों से कम 168 जुलूस शामिल हो जाएंगे। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह के हालात वहाँ पर पैदा हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में पुलिस को ये देखना है कि हनुमान जयंती के बाद उन अफराद के ख़िलाफ़ वो फौरी कार्रवाई करे, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाए जिन्होंने इश्तियाल अंगेज़ी की थी। ये ना देखा जाए कि वो MLA है या कारपोरेटर है, ये ना देखा जाए, बल्कि ये देखा जाए कि उसने नक्श अमन के लिए इश्तियाल अंगेज़ी की और इश्तियाल अंगेज़ी करने वालों को फौरी गिरफ्तार करते हुए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए और उनके इस तरह के हालात कर देने चाहिए कि दोबारा वो इश्तियाल अंगेज़ी करने से गुरेज करें। और अगर इश्तियाल अंगेज़ी करने की कोशिश
کریں तब 1000 बार सोचें। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो बहरहाल नाज़रीन, इस तरह की खबरें हम आपके सामने ले आए हैं और आपको बताते हैं कि पुलिस का फ़र्ज़ ये बनता है कि अमन व अमान को बरकरार रखें। वैसे भी अगर आप अमन व अमान को बरकरार नहीं रखते तो फिर समझिए कि हालात किस कदर ख़राब हो जाते हैं और कम्युनल हार्मनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। और कम्युनल हार्मनी को नुकसान पहुंचता है तो फिर जो तरक्की है, तरक्की की रफ्तार भी रुक जाती है। ऐसे में हमें बहुत सोच समझ कर कार्रवाई करनी चाहिए, वरना मैं समझता हूँ कि कुछ बहुत ही हिकमत अमली के साथ कार्रवाई करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक बंगाल इलेक्शन का सवाल है, इस सिलसिले में खबर आ रही है और आपको ये बता दें कि वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की जो यानी गठजोड़ है, उसके नतीजे में ममता बनर्जी हुकूमत को ख़तरा लाहिक हो गया है। ममता बनर्जी ने कल ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक मकतूब लिखा जिसमें इल्ज़ाम आयद किया गया कि बीजेपी से जुड़े लोग जो हैं वो बैरूनी रियासत के अफराद के जो वोटर हैं वो यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं और उसके नतीजे में फ़र्ज़ी वोटर्स के ज़रिए वो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। इस सिलसिले में नाज़रीन आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में भी इस तरह के वाक़यात पेश आए जहाँ पर 47 लाख लोगों को बैरूनी रियासतों से लाया गया था। ये राहुल गांधी और कई एक साहबियों ने इस बात का इंकशाफ किया था। उन्हें वहाँ से उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या बीजेपी के ज़र इक़्तिदार रियासतों से लाया गया। ये बीजेपी के हामी थे, वो महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में आए, वहाँ आधार पर अपना पता तब्दील करवाया, फिर उसके बाद वहाँ पर फॉर्म 6 के ज़रिए बहसीत वोटर अपने नामों का इंदराज करवाया और फिर वोट डाले और वहाँ से चले गए। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि बीजेपी को कामयाबी मिली। तो ये सबसे बड़ी धांधली है। हो सकता है कि मगरबी बंगाल में इसी तरह की कार्रवाई करते हुए, इसी तरह के वोटर्स को लाते हुए बीजेपी उसका सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ममता बनर्जी के साथ साथ जितने भी अपोजिशन कायदीन ने इस सिलसिले में दरख्वास्त की है, इस सिलसिले में शिकायतों का इंदराज किया है, उनके साथ कोई भी इस तरह का सलूक नहीं किया गया है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, लेकिन उससे ममता बनर्जी को कोई उम्मीद नहीं है, ना ही आवाम को कोई उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ इस तरह की हरकत करे। तो बहरहाल ये बहुत अहमियत रखने वाली चीज़ है। अब देखना यह है कि ममता बनर्जी क्या ख्याल इख्तियार करती है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि मगरबी बंगाल की जहाँ तक बात है उस सिलसिले में ये बताना ज़रूरी है कि मगरबी बंगाल से ख़बर आ रही है और ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों के नाम डिलीट कर दिए थे उन लोगों ने कम अज़ कम 7 जुडिशल ऑफिसर्स का अगवा किया और उनको कई घंटों तक ये रकमाल बनाए रखा है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मगरबी बंगाल में हालात किस कदर संगीन हो गए हैं। वैसे भी नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।